गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन का अगला स्टेप्स, जहाँ पे अब हम लोग पिछले बार एक सर्किट को एग्जांपल के तौर पर समझाएंगे जहाँ पे 3 रजिस्टर 2 वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ पे उसी सेम सर्किट में जहाँ 3 रजिस्टर है, एक वोल्टेज सोर्स है और साथ ही साथ अब जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है उसको करंट सोर्स में रखते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। सारे रजिस्टर में हमको करंट निकालना है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करते हुए। यहाँ पे स्टेप 1 आपको पता है क्या है, एक्टिव फर्स्ट सोर्स एंड डीएक्टिव अनदर आर सोर्सेस। तो पहले सोर्स को एक्टिव करेंगे, बाकी सोर्स को डीएक्टिव करेंगे। तो पहला सोर्स अगर हम वोल्टेज सोर्स को मान लें, दूसरा करंट सोर्स को मान लें, तो वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करेंगे, करंट सोर्स को डीएक्टिव करेंगे। तो डीएक्टिवेशन प्रोसेस में हमने बताया था अगर वोल्टेज सोर्स दिखेगा तो उसको क्या कर देंगे, वोल्टेज सोर्स दिखेगा तो उसको हम शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स दिखेगा तो उसको हम ओपन कर देंगे। तो देखें, जब वोल्टेज सोर्स को हम एक्टिव करेंगे, करंट सोर्स को डीएक्टिव करेंगे, तो करंट सोर्स ओपन हो गया, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। एक्टिव का मतलब वो लगा रहेगा, उसका प्रेजेंस बना रहेगा। तो ऐसे केस में जो R3 रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है वो ओपन साइड में हो जाएगा, और जब ओपन साइड में हो जाएगा तो करंट का फ्लो उधर जीरो होता है, हमने आपको पहले ही बताया था। तो स्टेप 1 में आपने कर लिया। नेक्स्ट स्टेप 2 देखिए, लिखा हुआ है कि आर इक्विवेलेंट निकालना कहाँ से, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स को एक्टिव कर रखा है आपने। तो सोर्स को एक्टिव कर रखा है, तो वहाँ से जब आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उधर से जब देखेंगे तो करंट का फ्लो क्या होगा, R1 से फ्लो होते हुए एक पॉइंट तक जाएगा, उसको ब्रेक होना चाहिए था R2 R3 में, लेकिन ब्रेक नहीं होगा क्योंकि R3 ओपन साइड में पड़ रहा है। तो ओपन साइड में करंट का फ्लो नहीं होता, वहाँ पे करंट का फ्लो जीरो होता है, यानी कि पूरा का पूरा करंट R2 की तरफ घूम जाएगा। जब पूरा का पूरा करंट R2 की तरफ घूम जाएगा तो यानी कि R1 में और R2 में जाने वाला करंट की वैल्यू सेम होगी। जब सेम होगी तो यानी कि R1 और R2 क्या हो जाएगा, इस केस में, मतलब इस केस में जब आपका R3 साइड वाला ओपन है तो उस केस में क्या होगा, R1 R2 सीरीज में जाएगा। तो R1 प्लस R2 करेंगे कुछ समथिंग में आ जाएगा। स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप 3 में बाई ओम्स लॉ हम क्या लिखते हैं, I इक्वल टू V बाई आर। यहाँ पे V बाई आर जब करेंगे तो यहाँ पे I जब सोर्स को एक्टिव किए तो I क्या ले रखा है, I1 मान रखा है। V की वैल्यू कितनी 10 ले रखा है, और R की वैल्यू, R इक्विवेलेंट 1 की वैल्यू निकाल रखा है R1 प्लस R2। तो 10 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 करेंगे तो समथिंग एम्पियर आ जाएगा कुछ। स्टेप 4 करेंगे सॉल्व। स्टेप 4 को जब सॉल्व करेंगे तो स्टेप 4 क्या बताया था, फाइंड करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। तो पर्टिकुलर ब्रांच हमारा क्या है, अभी सारे रजिस्टर हैं, R1 भी R2 भी R3 भी है। तो R1 में रजिस्टर में करंट कैसे जा रहा है, एज आई R1 डैश जा रहा है। R2 में कैसे जा रहा है, एज आई R2 डैश जा रहा है। और R3 में कैसे जा रहा है, एज आई R3 डैश जा रहा है। तो आई R1 की वैल्यू क्या होगी, आई R2 डैश की वैल्यू क्या होगी, आई R3 डैश की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से फिगर देख करके बात करेंगे। तो हमको ये देखना है जो सप्लाई करंट I1 चल रहा है 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से, समझ में आ रहा है बात। जो सप्लाई करंट I1 चल रहा है 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से, वो R1 में कैसे जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है कि डिवाइड होकर के जा रहा है। तो देखेंगे डायरेक्ट जा रहा है तो आई R1 डैश की वैल्यू I1 के बराबर हो जाएगा। फिर आपने देखना है R2 में कैसे जा रहा है, तो R3 की तरफ डिवाइड नहीं हो रहा, तो R2 में भी डायरेक्ट जा रहा है। तो आई R2 डैश की भी वैल्यू I1 के बराबर, और आई R3 डैश क्या होगा, वो ओपन साइड में करंट की वैल्यू जीरो होती है, सीधे वहाँ की वैल्यू जीरो लिखेंगे। ठीक, तो 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से R1 रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, R2 में कितना जा रहा है, R3 में कितना जा रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने का स्टेप्स आपको बता दीजिए। ऐसे ही न्यूमेरिकल में आपको करना है, इसलिए पहले आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया जा रहा है कि कैसे कैसे दिखेंगे, कैसे कैसे करना है। आगे बात करें। नो एक्टिव 5 एम्पियर करंट सोर्स एंड रिएक्टिव अनदर ऑल सोर्सेज। अब 5 एम्पियर के करंट सोर्स को क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे, बाकी सोर्सेज को क्या करेंगे, डीएक्टिव करेंगे। तो बाकी सोर्स में एक ही सोर्स है 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, तो उसकी प्लेटों को मिला देंगे। मिलाने का मतलब उसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने का तरीका हमने बताया, एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वो भी शॉर्ट कहलाता है। ठीक, तो 5 एम्पियर करंट सोर्स का जो एरो है किधर है, नीचे साइड में है, तो नीचे साइड में है। तो
अब आपने ये कर रखा है तो सेकंड स्टेप क्या था कि स्टेप 2 से स्टेप 4 फॉलो करना है। स्टेप 2 से स्टेप 4 जब रिपीट करें तो स्टेप 4 क्या था, 2 क्या था, आर इक्विवेलेंट निकालना। तो स्टेप 2 आर इक्विवेलेंट है। स्टेप 3 क्या था कि सोर्स सप्लाई वोल्टेज सोर्स साइड से कितना करंट चल रहा। तो हमने आपको स्टेप्स बताते टाइम ही बताया था जब करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं तो ना तो स्टेप 2 लेते हैं ना ही स्टेप 3 लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है वो एज ए करंट के फॉर्म में दिया रहता है। यहाँ जो सोर्स है एज ए करंट के फॉर्म में दिया है। और जब वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करते हैं तो हमको ये निकालना होता है कि सोर्स से कितना करंट सप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ वहाँ पे हम लोग जब वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करते हैं तो स्टेप 2 और 3 इसलिए लेते हैं कि सोर्स से कितना करंट सप्लाई हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 2 और 3 लेते हैं। तो जब हम करंट सोर्स को एक्टिव करते हैं तो हमको पता है कि सोर्स से इतना ही करंट सप्लाई हो रहा है, तो वो इसलिए हम स्टेप 2 और 3 नहीं लेते हैं। तो जब स्टेप 2 और 3 नहीं लेंगे तो सीधे स्टेप 4 पे पहुँचेंगे। तो स्टेप 4 क्या कहता है? फाइंड करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। तो पर्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या हुई वो बताना है। तो हमारे लिए R1 R2 R3 तीनों पर्टिकुलर ब्रांच है। जहाँ पे R1 में करंट आई R1 डबल डैश जा रहा है, R2 में करंट का फ्लो आई R2 डबल डैश है, आई R3 में करंट का फ्लो आई R3 डबल डैश है। ठीक, तो डबल डैश इसलिए लगाते हैं कि ताकि सिंबल अलग अलग रहे। मतलब पहले सोर्स से कितना जा रहा है उसको आई R1 डैश लिख लेंगे, आई R2 डैश लिख लेना, आई R3। इसी तरह दूसरे सोर्स से कितने जा रहा है उसको आई R1 डबल डैश, आई R2 डबल डैश, आई R3 डबल डैश कर लेंगे। इसी तरीके से तीसरा सोर्स है तो आई R1 ट्रिपल डैश। इस तरीके से सिंबल मतलब अलग अलग कर लेंगे नोटेशन, ताकि आपको क्लियर रहे कौन सा किस सोर्स से करंट की वैल्यू। आगे बढ़े जाए तो देखिए आई R1 डबल डैश की वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ पे डबल डैश लगाना छूट गया है, तो आई R1 जब डबल डैश निकालेंगे तो देखेंगे 5 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो R1 तक कैसे पहुँचेगा, डायरेक्ट पहुँचेगा डिवाइडर। तो 5 एम्पियर का करंट सोर्स का एरो हेड कहाँ है? नीचे साइड में। तो नीचे साइड में जाएगा तो बढ़ेगा तो एक पॉइंट पे पहुँचेगा। उस पॉइंट पे पहुँचने की तरफ एक I2 की तरफ R2 की तरफ ब्रेक हो जाएगा और एक R1 की तरफ ब्रेक हो जाएगा। जो R1 की तरफ जा रहा है वो उसको हमने नोट कर लिया आई R1 डबल डैश से, और जो R2 की तरफ जा रहा है उसको नोट कर लिया आई R2 डबल डैश से। तो आई R1 में करंट, R1 और R2 में करंट कैसे जा रहा है? डिवाइड होकर के जा रहा है। क्लियर है? तो डिवाइडर रूल लगा देंगे तो आई R1 डबल डैश की वैल्यू टोटल करंट मतलब 5 डिवाइडेड बाई अपोजिट सॉरी मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस। अपोजिट R1 के लिए R2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 जिन दोनों में डिवाइड हो रहा है। इसी तरीके से R2 रजिस्टर में करंट निकालना होगा तो डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो R2 डबल डैश इज इक्वल टू 5 इंटू R1, क्योंकि R1 अपोजिट रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 करके कैलकुलेट कर लें। फिर R3 रजिस्टर में जब बात करेंगे तो R3 रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या नोट किया है? आई R3 डबल डैश। तो वो वैल्यू क्या होगी? सोर्स वाले करंट के वर्ग सेम होगा, क्योंकि आगे बढ़ करके वो सोर्स वाले लाइन में ही जाएगा, यानी कि वो करंट सोर्स के बराबर हो, यानी कि आई R3 डबल डैश इज इक्वल टू 5 ओम। आई R1 डैश लिखा हुआ डायरेक्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब हम बात करेंगे टोटल करंट। टोटल करंट बात करेंगे पहले रजिस्टर में। तो पहला रजिस्टर कौन सा है? R1 रजिस्टर। तो R1 रजिस्टर में कर आई R1 डैश का डायरेक्शन देखिए लेफ्ट टू राइट है। अब 5 एम्पियर से जाने वाले आई R1 डबल डैश की वैल्यू देखिए वो भी लेफ्ट टू राइट है, यानी कि दोनों करंट ऐड होगा, तो इसलिए आई R1 इज इक्वल टू आई R1 डैश प्लस आई R1 डबल डैश। उसके साइड में जो एरो बना हुआ है तो वो लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो फाइनल करंट टोटल करंट जा रहा है आई R1 वो लेफ्ट टू राइट उसका डायरेक्शन है।
तो इस तरीके से जब आई टू डैश आई आर टू लिखेंगे तो आई आर टू डैश आई आर टू डबल डैश का डायरेक्शन लिखेंगे। तो आई आर टू डैश का डायरेक्शन अप टू डाउन, आई आर टू डबल डैश का डायरेक्शन डाउन टू अप है। तो इसमें डायरेक्शन दोनों का क्या अपोजिट है, इसलिए बीच में माइनस साइन लगेगा। अब जो रिजल्टेंट करंट होगा जिसकी वैल्यू आई आर टू है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, तो जो पहले लिखेंगे उसका डायरेक्शन, तो पहले किसका लिखेंगे आई आर टू डैश का डायरेक्शन कैसा अप टू डाउन, तो इसलिए एरो अप टू डाउन बना हुआ है। फिर इसी तरीके से आई आर थ्री की बात करेंगे तो आई आर थ्री की जब बात करेंगे तो आई आर थ्री डैश का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट, और आई आर थ्री डबल डैश का डायरेक्शन क्या है, वो भी लेफ्ट टू राइट है। कि दोनों ऐड होगा तब दोनों ऐड होगा तो उनका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट ही, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। कुछ पॉइंट और हैं आपको समझने लायक, उसको भी समझ लें। जैसे आपका एक नया सर्किट डायग्राम है जहाँ पे अभी तक जितने सर्किट समझे हम दो में इसके समझे, अब 3 में इसका कोई सर्किट है जहाँ पे R1 R2 R3 R4 5 रजिस्टर है, 2 वोल्टेज सोर्स है V1 और V2। अब हमने V1 को एक्टिव किया तो V2 क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। तो V1 को एक्टिव करेंगे V2 डीएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या जाएगा, वोल्टेज सोर्स V2 शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, वोल्टेज सोर्स V2 शॉर्ट हो जाएगा। तो वी आर इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे V1 साइड से, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R4 प्लस R5 पैरेलल टू R4 पैरेलल टू R5 प्लस R3 पैरेलल टू R2 प्लस R1। ठीक, ये जाएगा आर इक्विवेलेंट 1। जब आर इक्विवेलेंट 1 निकालेंगे तो सप्लाई करंट निकालेंगे। स्टेप 3 में सप्लाई करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट बाई टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज V1 और टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है। सॉल्व कर लिए, समथिंग एम्पियर आ गया। स्टेप 4 में फाइंड करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच। तो पर्टिकुलर ब्रांच में हमारा, मान लीजिए सर हमारे पर्टिकुलर ब्रांच है, तो R1 रजिस्टर में करंट कैसे जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, तो इसलिए आई आर वन डैश इज इक्वल टू आई के बराबर हो जाएगा समथिंग एम्पियर। अब बात करेंगे R2 और R3 में कैसे जा रहा है, तो R2 में जा रहा है करंट, R2 और R3 में करंट डिवाइड होकर जा रहा है, जहाँ पे R2 पे करंट मान लिया आई आर टू डैश, R3 मान लिया आई आर थ्री डैश। ठीक, तो जो R3 में जा रहा है तो केवल R3 तक सीमित है, तो आगे बढ़ करके R4 और R5 में भी डिवाइड होगा। तो R4 और R5 में डिवाइड होगा, यानी कि R3 R4 R5 पूरे कम्बिनेशन में जा रहा है। जो R3 के साइड में करंट जा रहा है तो उस कम्बिनेशन को एक सिंगल वैल्यू में चेंज करेंगे। तो सिंगल वैल्यू को हमने क्या डॉटेड पोर्शन से घेर दिया। उस डॉटेड पोर्शन को घेरने के बाद वो जो वैल्यू आएगा मान लिया वो 5 ओम के बराबर होगा। वो जो वैल्यू आया मान लिया वो कितने के बराबर है, 5 ओम के बराबर होगा। 5 ओम के जब बराबर होगा तो टोटल करंट इन R2 रजिस्टर क्या लिखेंगे, करंट इन R2 रजिस्टर आई आर टू डैश इज इक्वल टू टोटल करंट I1 मल्टीप्लाई बाई, अब R2 का अपोजिट 5 हो जाएगा क्योंकि उस कम्बिनेशन की वैल्यू 5 है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 5 प्लस R2। इसी तरीके आई आर थ्री डैश में निकालेंगे तो जब अगर 5 में जाने वाला करंट निकालेंगे तो आई आर थ्री डैश निकालेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, आई आर थ्री इक्वल टू टोटल करंट I1 मल्टीप्लाई बाई R3 किस में छुपा 5, तो 5 का अपोजिट क्या है R2, तो मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई 5 प्लस R2। इसी तरीके से अगर हमको R4 और R5 में करंट निकालना है तो R4 और R5 के लिए जो टोटल
का काम करेगा वो कौन करेगा, आई आर थ्री डैश, क्योंकि आई आर थ्री डैश जा करके ब्रेक हो रहा है आर फोर और आर फाइव में, समझ में आ रहा है। आई जा करके ब्रेक नहीं हो रहा है आर वन और सॉरी आर फोर और आर फाइव में, आई आर थ्री डैश ब्रेक हो रहा है आई आर फोर में और आर फाइव में। ठीक, समझ में आ गया। आई वन आर फोर और आर फाइव के लिए टोटल करंट का काम नहीं करेगा, आर फोर और आर फाइव के लिए टोटल करंट का काम करेगा आई आर थ्री डैश। तो जब आई आर फोर में फ्लो करने वाला करंट जो आई फोर डैश है, आई आर फोर डैश है, और आर फाइव में फ्लो करने वाला करंट जो आई आर फाइव डैश है, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। आई आर थ्री को टोटल करंट मानते हैं, तो आई आर फोर डैश इज इक्वल टू आई आर थ्री डैश इंटू आर फाइव डिवाइडेड बाई आर फोर प्लस आर फाइव, समथिंग एम्पियर आ जाएगा। इसी तरीके से आई आर फाइव डैश क्या हो जाएगा, आई आर थ्री डैश मल्टीप्लाई अपोजिट रेजिस्टेंस मतलब आर फोर डिवाइडेड बाई आर फोर प्लस आर फाइव को समथिंग एम्पियर करंट दे देगा। इसी तरीके से दूसरे वोल्टेज सोर्स साइड को एक्टिव करते हुए सारा कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद टोटल करंट निकाल लेंगे। तो दूसरे वोल्टेज सोर्स साइड को एक्टिव करते हुए सारा कैलकुलेशन दिखाया नहीं गया, लेकिन स्टेप इसी तरीके से फॉलो करना है। एक स्टेप आपको क्लियर है तो दूसरा स्टेप भी उसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक, कुछ पॉइंट है, कुछ नोट्स हैं, उसको डिस्कस करने से पहले पहले आप 10 मिनट ये जो इधर की चीज़ें बताई गई हैं उस पर अच्छे से पहले ध्यान दे करके समझ लें, फिर आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक, फिर इन चीज़ों को दोबारा समझ लीजिए आप 5-10 मिनट देकर।
तो कुछ नोट्स हैं उनके बारे में बात कर लिया जाए। तो नोट्स वन में क्या बात किया जा रहा है, इफ़ ए नॉन रजिस्टिव पाथ जिसको शॉर्ट सर्किट पाथ भी कहते हैं, इफ़ ए नॉन रजिस्टिव पाथ जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट पाथ भी कहते हैं, अक्रॉस अ रजिस्टर इन ए गिवन नेटवर्क, देन द करंट फ्लो थ्रू दैट रजिस्टर इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो। समझ में आ रहा बात कि अगर एक से कोई सर्किट है, समझ में आ रहा है, अगर कोई एक सर्किट है जिसमें किसी पर्टिकुलर रजिस्टेंस में करंट निकालना और उस पर्टिकुलर रजिस्टर के क्रॉस मतलब पहले या बाद में, दोनों मतलब उसके सापेक्ष, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो, कैसा पाथ हो, नॉन रजिस्टिव पाथ जिसको हम शॉर्ट सर्किट पाथ कहते हैं। क्लियर है। कोई नेटवर्क है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में करंट पूछ रहा है, उसके क्रॉस एक हमारा शॉर्ट सर्किट पाथ है या नॉन रजिस्टिव पाथ है, तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर में या ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट की वैल्यू हमेशा जीरो होता है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे फाइंड करंट इन R4 रजिस्टर बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक, तो यहाँ पे R4 और R5 दोनों के लिए बात करें, चाहे R4 में पूछे या R5 में पूछे, दोनों केस में जो करंट की वैल्यू होगी जीरो, क्योंकि R4 के लिए नॉन रजिस्टिव पाथ बाद में, R5 के लिए नॉन रजिस्टिव पाथ पहले है। ठीक, जिसको हम शॉर्ट सर्किट पाथ भी कहते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, R4 और 5 दोनों में करंट की वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि करंट हमेशा, अगर करंट के पास अगर ऑप्शन होता है कि एक रजिस्टिव पाथ से होकर के फ्लो करे, एक नॉन रजिस्टिव पाथ से होकर के फ्लो करे, तो करंट हमेशा उस पाथ को चूज करता है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। तो नेग्लिजिबल किस में होती है, नॉन रजिस्टिव पाथ में। नॉन रजिस्टिव पाथ मतलब उस रेजिस्टेंस पाथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू शून्य है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमने आपको समझा दिया कि अगर नॉन रजिस्टिव पहले रेजिस्टेंस के पहले हो जैसे R5 के लिए, और या रेजिस्टेंस के बाद में हो जैसे R4 के लिए, तो दोनों ही केस में उन दोनों रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्रॉस का मतलब पैरेलली, एक्रॉस का जो सीधा मतलब पैरेलली कनेक्ट हो शॉर्ट सर्किट पाथ। तभी तो दो ऑप्शन आएगा कि इधर से फ्लो करेगा उधर से फ्लो करेगा, सीरीज में होगा तब कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा। सेकंड पॉइंट टू, नोट का सेकंड पॉइंट टू देखें, लिखा क्या, इफ़ ए रजिस्टर कनेक्टेड थ्रू ए ओपन टर्मिनल, इफ़ ए रजिस्टर कनेक्टेड थ्रू ए ओपन टर्मिनल देन द करंट फ्लो थ्रू दैट रजिस्टर इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो। अगर कोई एक ऐसा रजिस्टर है सर्किट के अंदर जो ओपन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा बात, कोई एक ऐसा टर्मिनल है रजिस्टर सर्किट में, कोई एक ऐसा रजिस्टर है सर्किट के अंदर जो ओपन साइड टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जहाँ तीन रजिस्टर हैं V1 V2, सॉरी तीन रजिस्टर हैं R1 R2 R3, और दो वोल्टेज सोर्स है, एक V1 है और एक करंट सोर्स है। एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। ठीक, और हमको R3 में करंट निकालने के लिए कहा गया सुपरपोजिशन से। ठीक, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब हम वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करेंगे और करंट सोर्स को डीएक्टिव करेंगे, तो करंट सोर्स तो ओपन हो जाएगा, करंट सोर्स जिन दो टर्मिनल से जुड़ा है वो टर्मिनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो जब ओपन हो जाएगा, तो ओपन होने के कारण R3 का जो दूसरा टर्मिनल है वो भी ओपन हो जाएगा, R3 का जो दूसरा टर्मिनल है वो भी ओपन हो जाएगा। तो R3 इस केस में ओपन साइड टर्मिनल, ओपन साइड रजिस्टर कहलाएगा। R3 इस केस में क्या कहलाएगा, ओपन साइड रजिस्टर। ठीक, इसीलिए यहाँ पे कहा गया इफ ए रजिस्टर कनेक्टेड थ्रू ए ओपन टर्मिनल, ठीक, किसी ओपन टर्मिनल से जुड़ा हो, देन द करंट फ्लो थ्रू दैट रजिस्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे केस में उस रजिस्टर में फ्लो करने वाला करंट हमेशा जीरो होता है। जैसा कि इस एग्जांपल में आपको बताया गया था, ऊपर वाले दिखाता हूँ मैं। इस एग्जांपल में जहाँ पे 5 एम्पियर का करंट सोर्स जुड़ा हुआ था, तो देखिए जब हम 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को एक्टिव किए थे और 5 एम्पियर के करंट सोर्स को डीएक्टिव किए थे, तो देखिए IR3 डैश क्या लिखें, जीरो। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि ये वैल्यू हमेशा जीरो होती है, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप जीरो लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। रीजन बता कर करके कि जो रजिस्टर है कि सर्किट में वो क्या है, ओपन साइड में है, ओपन साइड में होने के कारण वहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आगे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। बाकी जो रूल रेगुलेशन है सुपरपोजिशन के स्टेप्स है कैसे फॉलो करने थे वो सारे डिस्कस कर लिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।